वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है। रूसी Su-34 की विध्वंसक बम वर्षा, 3 टन के फैब 3000 बम को गिराया गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का रूस पर भीषण प्रहार। डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर बरसाए बम। हमले में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर। रूसी होवित्जर तोप के वार से यूक्रेन में खलबली। होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। तस्वीर आप देखिए, रूस ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा किया। वॉर जोन में यूक्रेनी ब्रैडली टैंक का बारूदी बौछार। रूसी सेना के जवानों के दस्ते पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कुछ रूसी जवानों के घायल होने की खबर। और वहीं और एक खौफ में रूसी ड्रोन ब्रिगेड के हमले। यूक्रेनी खंदकों पर FPV ड्रोन से बम वर्षा की गई। यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत का दावा रूस की तरफ से किया गया है इस हमले में। यूक्रेन पर रूसी आर्टिलरी की गोलाबारी। ज़ैपाड ग्रुप ने होवित्जर से किए हमले में यूक्रेन के 2 ड्रोन पोस्ट। युद्ध की दहलीज पर प्रशांत महासागर। अमेरिका, चीन, इटली ने समंदर में दिखाई ताकत। एक साथ 9 एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट से दुनिया में टेंशन। ईस्ट पैसिफिक में अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, वेस्टर्न पैसिफिक में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ने बढ़ाया तनाव। हूती के तेल अवीव में हमले के बाद इजरायल में मंत्रणाओं का दौर जारी है। और अब बात एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स पर जंग लड़ने की हो रही है। इजरायल फिलहाल हमास से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह से किसी भी वक्त फुल फ्लेजेड युद्ध का ऐलान हो सकता है। और अब इस त्रिकोण में हूती का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदावत हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, ठीक वैसी अदावत हूती के साथ भी इजरायल की है। नेतन्याहू ब्रिगेड इस कोशिश में जुटी है कि एक ही झटके में अपने तीनों बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया जाए और इजरायल को मध्य पूर्व के दशकों पुराने खूनी संघर्ष से मुक्ति दिला दी जाए। तो एक बड़ी योजना, बड़ा प्लान नजर आ रहा है इजरायल की तरफ से, लेकिन यह कितना संभव है यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इजरायल लंबे समय से इन शक्तियों से लड़ता रहा है, लेकिन अभी भी वो मौजूद हैं। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर करुणा तेल अवीव से आ रही है। बिल्कुल, देखिए तेल अवीव से बड़ी खबर क्या है। तेल अवीव हमले के बाद एक्शन में है इजरायल। हूती से बदला लेने की तैयारी में इजरायली सेना। किसी भी वक्त हूती ठिकानों पर बड़ा हमला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर तो जो इजरायल पर जो कल हमले की खबर आपको दिखाई थी, हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमला किया गया। उसके कमर्शियल कैपिटल माने जाने वाले सबसे बड़े शहर पर ड्रोन अटैक किया गया था। अब इसका बदला लेने की तैयारी इजरायल की तरफ से हो गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन। Пиздец, это с какой стороны? Еще вторая фигня летит. Сейчас подожди, дрон летит. जी हां, तो हूती के निशाने पर तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास था और
हूती ने कल लाल सागर से 4 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 3 ड्रोन और मिसाइल को तो रास्ते में ही मार गिराया गया, लेकिन 1 ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में सफल रहा। इजराइल का आयरन डोम भी इस अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हूती के इस हमले को इजराइल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब हूती का कोई ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा है। अब इस हमले के बाद इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोथ ने आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के एक अनाम अफसर का बयान छापा है और इसमें कहा गया है इजरायल हूती विद्रोहियों को इस हमले का जवाब देगा, यानी कि अब बदले की तैयारी हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजरायल ने छेड़ दी है। रवि, बिल्कुल, तो आखिर कैसे इजरायल इस बार हूती को जवाब देने वाला है, इसे जानने से पहले आईडीएफ प्रवक्ता का बयान सुनना जरूरी है, जिसमें वो सभी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की बात कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे इजरायल हूती के इस हमले का बदला ले सकता है। जी हां, इजरायल हूती संग्राम नेतन्याहू का क्या है अगला प्रोग्राम, उस पर जरा नजर डालें तो आईडीएफ के पास क्या क्या विकल्प है उस पर नजर डालते हैं। यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक संभव है, यह इजरायल के पास एक विकल्प है, और सना में हूती का मुख्य कमांड सेंटर है जिसको टारगेट किया जा सकता है। यमन के उत्तर पश्चिम में सादा प्रांत पर ड्रोन हमले भी संभव हैं, यानी कि यमन को के इस इलाके में भी हमला किया जा सकता है। और लाल सागर में हूती बहुत मजबूत है, रेड सी से ही हूती लगातार सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और लाल सागर में मौजूद अमेरिकी बेड़ा कर सकता है इजरायल की मदद, यानी यहां अमेरिका से मदद मिल सकती है। अमेरिकी जंगी पोत से हूती लड़ाकों पर बमबारी संभव है और यहां हूती का जो कंट्रोल है उसको कमजोर किया जा सकता है। हूती ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, ईरान से मिलता है उसे हथियार और पैसा और उसके दम पर वो इस वक्त इजरायल को और दूसरे देशों को चुनौती दे रहा है। ईरान यमन के बीच की सप्लाई चेन काट सकता है आईडीएफ, जिससे यमन में आ रही सप्लाई रुक जाए। ईरान से निपटने के लिए इजरायल के पास कूटनीतिक उपाय भी मौजूद हैं, यानी ईरान के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है ताकि ईरान ये जो प्रॉक्सीज की मदद कर रहा है वो मदद रोक दे और जिसकी वजह से ये जितने भी संगठन हैं इनसे निपटना इजरायल के लिए आसान हो जाए। इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। दक्षिण लेबनान से के सायदा से सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों के पास चलूं लेकिन उसके पहले मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से न्यूज आ रही है कि अब इजरायल ने भी तय कर लिया है कि जितने प्रॉक्सीज हैं या जितने भी संगठन हैं जिनसे वो लड़ रहा है उनका एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेबनान में क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? इजरायल क्या बड़े हमले कर सकता है हिजबुल्लाह के ऊपर? देखिए, अगर आप देखें कि अभी तक रवि जब से 7 अक्टूबर से पिछले साल से गाजा के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए, उसमें 3 बड़े फ्रंट थे जो लगातार इजराइल हैंडल कर रहा था। 2 बड़े फ्रंट में तो डायरेक्टली खासतौर पे गाजा हो और नॉर्दर्न इजराइल हो जिसको हम साउथ लेबनान भी कहते हैं, लेकिन तीसरा फ्रंट जो था वो था हूती का फ्रंट, जो लगातार जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधों पर ली थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि आप इन दोनों फ्रंट को देखिए, हूती की जिम्मेदारी या हूती को हैंडल करने की जिम्मेदारी अमेरिका देखिए। इसीलिए वजह अमेरिका ने, यूके ने, कई देशों ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने वॉरशिप्स मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय किए थे। लेकिन अब ये चिंगारी या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो लगातार हूतियों का अटैक है वो तेल अवीव तक पहुंच चुका है, वो उन इलाकों तक पहुंच चुका है जो ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन चुका है। तो इसी वजह से अब कल से लगातार ये पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लगातार इसको लेकर चीफ ऑफ स्टाफ से बातचीत की है। एक बड़ी मीटिंगों का दौर चला और ये देखा जा रहा है कि इस बार अब इजराइल डायरेक्ट अटैक करने की पॉसिबिलिटीज में देखेगा कि अब अटैक या जवाब डायरेक्टली दिया जाए ताकि हूतियों को हैंडल किया जाए, उन्हें समझाया जा सके कि देखिए हम अब डायरेक्ट अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर इस तरीके की एंगेजमेंट बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अमेरिकी इजरायली फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह का फ्रंट या फिर साउथ लेबनान का फ्रंट ही इजराइल नहीं संभाल पा रहा है। लगातार उस पर प्रेशर है, लगातार उसके बेसिस को अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो अभी देखनी होगी इजराइल को भी कि अगर वो इस फ्रंट के ऊपर कूद
कूदता है, लगातार अपने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक करने की बात कहता है, कोशिश करता है, तो फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल, और इसी पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं सुमित, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, कर्नल शैलेंद्र सर। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, दो फ्रंट्स पहले से खोल रखे, एक फ्रंट तो 9 महीने से चल रहा है और अब दूसरा फ्रंट भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुल चुका है इजराइल का। अब तीसरा फ्रंट खोलने की पॉसिबिलिटी बन रही है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। क्या एक साथ 3 फ्रंट्स को इजराइल हैंडल कर पाएगा? क्या लग रहा है आपको? जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास ये काबिलियत है, और एक हम हिस्ट्री देख चुके हैं जहां वो 5 फॉर्मल कंट्रीज के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ चुका है और सक्सेसफुली लड़ चुका है। बात आ रही है हिजबुल्लाह, हमास और हूती की। अगर आप सिलसिलेवार देखें, 7 अक्टूबर को स्टार्ट किया था हमास ने, 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया था हिजबुल्लाह ने, जो बमबारी की बात कर रहा हूं, और तब से कंटिन्यूअसली चल रहा है, और लास्ट में हूती एंट्री हुई थी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अभी अभी जो आईडीएफ की तरफ से वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कृपया कर उसे फिर से सुनिएगा। 4 बार उन्होंने ईरान का नाम लिया है, बाकी किसी का नहीं लिया है, और क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं वो कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की। दैट मींस लड़ाई ईरान के लिए है, और ईरान डायरेक्टली पड़ेगा नहीं। इसलिए ये एक्चुअली इजराइल को सूट करता है कि एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इन तीनों के खिलाफ लड़े। और उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इन तीनों के पास एयरफोर्स नहीं है जो इजराइल के पास है। घातक अटैक इस समय इजराइल के फेवर में जाते हैं, जो वो कर पाएगा, और मेरे को लगता है उनके पास काबिलियत है कि वो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो ट्रिपल एच है, यानी कि हिजबुल्लाह, हूती या हमास, ये एक तरीके से प्राइम प्रॉक्सी टारगेट हैं इस वक्त इजराइल के, और लंबे समय से वो इनसे जूझता है, उनको हैंडल करता भी रहा है। देखिए, तेल अवीव हमले पर हैरान करने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तेल अवीव हमले में जाफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हूती के पास जाफा ड्रोन की ब्रिगेड मौजूद है। हूती को ईरान से मिला है जाफा ड्रोन, और इसी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो हूती ने यह हमला जाफा ड्रोन से किया। कैसे किया गया यह हमला और जाफा ड्रोन की क्या खासियत है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हूती का हथियार जाफा, इजराइल की परेशानी में हुआ इजाफा कैसे? तेल अवीव तक ये जाफा पहुंचा, लेकिन सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इतनी लंबी दूरी तय करके उसने हिट किया अपने टारगेट को। तो एक तो ये कि ड्रोन ने नीची उड़ान भरी, इसकी वजह से वो किसी रडार में आया नहीं। उड़ान में कई घंटे लगे थे, आयरन डोम को भी उसने चकमा दे दिया। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है इजराइल के लिए। एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसमें कामयाब नहीं हुए कि उसको ट्रैक करें, डिटेक्ट करें और फिर उसको इंटरसेप्ट करके खत्म करें। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और ये अपने आप में एक लूप होल है। ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ, और वो इतनी लंबी दूरी करके सफलतापूर्वक तेल अवीव में अटैक कर पाया। और अब आपको तेल अवीव शहर के 3D मॉडल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। उसके लिए हम करुणा के पास भी चलेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि जाफा का इस्तेमाल किया गया और जाफा के जरिए ये अटैक किया गया, करुणा, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात इस सारी स्थिति में ये है कि सारे सिस्टम इजराइल के फेल साबित हुए। बिल्कुल, और देखिए, ये भी कंफर्म किया गया था, ये जो जाफा ड्रोन है बहुत लो फ्लाई करके तेल अवीव तक पहुंचा था, और इसी के बाद इसको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब आप देखिए, ये 3D मॉडल इस वक्त जो कमर्शियल कैपिटल जिसे कहा जाता है तेल अवीव, उसके हम 3D मॉडल को दिखा रहे हैं, और इसके जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हूती के ड्रोन ने शहर पर हमला कैसे किया। हूती का ड्रोन शहर की कम ऊंचाई वाली इमारतों के करीब से उड़ा, बहुत लो फ्लाई करके आगे बढ़ा। बहुत गौर के साथ आप देखिए जाफा ड्रोन कैसे आगे बढ़ता है। मतलब ड्रोन या मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए रडार सिस्टम की तरंगों की रेंज से नीचे उड़ान भरी है। हाई राइज इमारतों से बचते हुए ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तेल अवीव पर गिरे हूती के नए ड्रोन का नाम याफा है। तेल अवीव का पुराना नाम याफा था, उसी पर इस ड्रोन का नाम रखा गया है। यह हूती के जखीरे का नया ड्रोन है, यह भी आप जान लीजिए, जिसे याफा या फिर जाफा कहा जाता है। यह इजरायली डिफेंस सिस्टम रेडार सिस्टम को चकमा देने में कामयाब है। तेल अवीव में यही दाखिल हुआ था, यानी उसका कोई सिस्टम काम नहीं कर पाया। ड्रोन ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी कि रेडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब खास बात यह है कि उड़ान के दौरान FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा से लैस
ड्रोन ने बार बार अपने रास्ते को बदला। इसी एफपीवी क्षमता की बदौलत ये ड्रोन ऊंची इमारतों से बचकर निकल गया और तेल अवीव में यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर बेहद सुरक्षित जगह, वहां पर इसने धमाका किया। रवि, बिल्कुल, और देखिए पूरा हमने आपको 3D मॉडल के जरिए बताया कि कैसे जाफा ने तेल अवीव में अपने टारगेट तक रीच बनाई और उसे हिट किया। जी द्विवेदी सर के पास चलेंगे। द्विवेदी सर, एक चीज तो अब बहुत क्लियर है कि हूती दिन रात ये रास्ता ढूंढ रहा है और ये कहीं ना कहीं इजराइल ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखो तेल अवीव या वहां पर जो इंटरनेशनल जो ठिकाने हैं वो हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। हूतियों का क्या इलाज कर पाएगा इजराइल? ईरान से बैकअप लगातार चल रहा है और वो रेड सी को कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, दिस वे और दैट वे डिस्टर्बेंस तो पैदा कर ही रहा है। हूती के लिए जो बेस्ट पॉसिबल इजराइल की पॉलिसी होगी इस वक्त, वॉर पॉलिसी, वो क्या हो सकती है? देखो रवि, इस समय इजराइल के तीन फ्रंट खुले हुए। हिजबुल्लाह के साथ उनका जो है इस टाइम हिजबुल्लाह काफी आक्रामक है और अभी उन्होंने फिलोनी पर हमला किया जहां इजराइल की 210 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। तो वहां ज्यादा जो हमले हो रहे हैं स्वार्म ड्रोन और रॉकेट से हो रहे हैं। और जहां तक हमास है, यहाँ एक हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है। आपने हूती का सवाल उठाया, देखिए हूती में काफी क्षमता है क्योंकि ये जो अटैक हो रहे हैं ये ज्यादा ड्रोन से हो रहे हैं, ज्यादा मिसाइल से हो रहे हैं या रॉकेट से हो रहे हैं। और हूथियों का जो बेस है वो आपको ठीक बताया कि वो सामा के अंदर है, यमन के अंदर है। तो इस समय इजराइल के पास 3 विकल्प। सबसे पहले तो वो सीधा पलटवार करे सामा के ऊपर और जहां उनकी बेसेस है, जहां जड़ है, उनको सफाया करे। दूसरा है कि हूथियों के ऊपर अमेरिका के साथ मदद कर सकता है क्योंकि अमेरिका की काफी उसकी क्षमता है रेड सी के आसपास और अमेरिका जो है इसकी मदद के लिए आ सकता है और हूथियों को ठिकाने पर लगा सकता है। और तीसरा बात है कि कैसे ईरान पर प्रेशर डाला जाए क्योंकि जो खलनायक है इसमें वो ईरान है। ईरान ही के कारण ये तीनों जो संगठन है, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, इनमें काफी तालमेल पैदा हो रहा है और इनमें काफी सपोर्ट मिल रही है ईरान को, ईरान से इन तीनों संगठनों को। तो इसलिए इजराइल की इस समय होगी पॉलिसी वो तीनों विकल्प अपनाए। सबसे पहले खुद सामा पर हमला करे, उनकी बेसेस डिस्ट्रॉय करे, साथ ही अमेरिका की मदद से हूथियों पर अटैक करे और साथ ही साथ कूटनीति के साथ साथ ईरान पर प्रेशर डाला जाए कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो ईरान को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि, बिल्कुल, तो एक तरीके से मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रहेगा इजराइल का, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे फिर वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो। और देखिए हूती ने इजराइल को बड़ी चेतावनी भी दी है। इस बीच हौसले कितने बुलंद है हूती के, ये भी देखिए। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा कि तेल अवीव सुरक्षित नहीं है। देखिए बार बार यही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही। ब्रिगेडियर याह्या ने कहा कि हमारे हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव है। तो हूती अपने दुश्मनों को अटैक ड्रोन से चौंकाता है। हूती के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, एक नजर डाल लेते हैं जरा हूती की ताकत क्या है, ड्रोन ताकत के बारे में, उसकी ड्रोन ब्रिगेड पर एक नजर फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला नाम आप देखिए समद 1 का सर्विलांस ड्रोन है, रेंज है इसकी 500 किलोमीटर की। अगला नाम फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर समद 3 है, रेंज है 1500 से 800 किलोमीटर की और टॉप स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। रवि, बिल्कुल, ये सारी रेंज हम आपको बता रहे हैं। हूती के पास जो ड्रोन पावर है, समद 4 रेंज 2000 किलोमीटर, 50 किलोग्राम का भार उठा सकता है, 2 अनगाइडेड बम भी ले जा सकता है, काफी घातक और रेंज भी काफी बड़ी। कसीफ 1 रेंज है इसकी 100 किलोमीटर, 30 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। क्लोज रेंज में ये नुकसान पहुंचा सकता है दुश्मन को। खतीब 1 रेंज है इसकी 100 किलोमीटर और 10 किलोग्राम का ये भार उठा सकता है बम का, विस्फोटक का। बिल्कुल, और अगला नाम है मरसद 1। इसकी रेंज कितनी है 93 किलोमीटर की और इसकी स्पीड कितनी रहती है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने टारगेट पर अटैक करता है। शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे है, जो हूती विद्रोहियों की तरफ से कल
इजराइल में तेल अवीव में हमले को अंजाम दिया गया। क्या इसके जरिए हूती विद्रोहियों ने कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसकी कमी को भांपने की कोशिश की कि कहां पर इजराइल कमजोर है? और अब क्या इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही? जो याहिया को भी आपने सुना जिस तरह से, तो हूती विद्रोही की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इसके बाद और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है इजराइल पर, इस हमले के बाद तेल अवीव पर। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको स्ट्रेट अवे दिखाई देगा कि हूतीज़ का कमांडर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने लड़ाकों के लिए कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये मोरल बूस्टर है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसी तरह इजराइल ने भी यूएस काउंसलेट का नाम इसीलिए दिया है कि यूएस अपने आप में इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो और वो भी हूतीज़ के ऊपर अटैक करे। जहां तक आपने ड्रोन्स जो दिखाए, आप देख सकते हैं बड़ी क्लियर है, सिवाय 2 ड्रोन के तीसरा ड्रोन पहुंच ही नहीं सकता। 1500 से आगे जिसकी रेंज है सिर्फ वही काम का है, उसके अलावा कोई काम का नहीं है। वो भी जब आप स्पीड बात करते हैं 200 से 250 किलोमीटर पर आवर, अगर वो फुल पेलोड के साथ जाएगा तो जायज बात है उसकी स्पीड कम होगी। साथ ही साथ उस रास्ते को 1000 किलोमीटर को कवर करने के लिए बीच में उसको यूएस का बेड़ा पड़ता है, ब्रिटिशर्स के बेड़े पड़ते हैं, सब चीजें उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, इवन अगर जब आज बात करते हैं हम कि टेल अवीव पर अटैक हो गया, आयरन डोम फेल हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि इकट्ठे उसकी भी काबिलियत है, वो सारे के सारे 100% बिल्कुल। और इस हमले के बाद हमने देखा भी था, आईडीएफ तरफ से कहा गया कि ये हमारी तरफ से भी एक चूक है कि जिस तरह से तेल अवीव तक ये एक ड्रोन पहुंच गया था, मानवीय चूक इसे कहा गया था। एक और बड़ी खबर है सर, इसका रुख कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ रूस का बड़ा प्लान, हूती विद्रोहियों की मदद करेगा रूस। आप देखिए ईरान तो लगातार साथ खड़ा ही है, लेकिन अब रूस भी मदद करेगा। हूती को खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों से लैस करेगा रूस। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह बड़ी खबर। और इजराइल लेबनान सीमा पर जंग जैसे हालात हैं और दोनों तरफ से वार पलटवार भी जारी है। इजरायली जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक जारी है। और देखिए साउथ लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह किया गया। इस हमले में ब्लिडा इलाके में था हथियार डिपो, जो जानकारी सामने आ रही है। लेबनान के हौला इलाके में भी आईडीएफ की जमकर बमबारी हो रही। तो लगातार ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, खास तौर पर जो इजराइल से लगता हुआ साउथ लेबनान का इलाका है, जो कि माना जाता है गढ़ है हिजबुल्लाह का। यहां पर लगातार बमबारी हो रही है। और इजराइल का साउथ लेबनान पर हमला, लेबनान के मारजायून शहर पर हमला हुआ है और आईडीएफ हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मस्जिद सलाम के एक घर पर आईडीएफ का यह हमला। तो लेबनान पर इजराइल का हमला आता है और इसके संकेत भी अब मिल रहे हैं। आपको यह जानकारी देते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए कितना ज्यादा आमादा है। लेबनान पर हमला आता है, कभी भी एक बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आप देखिए आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी अमेरिकी अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं। आईडीएफ अमेरिकी सैन्य अफसरों को डिटेल रिपोर्ट सौंप चुका और खबर यह भी है कि लेबनान पर कैसे होगा हमला, इसकी पूरी जानकारी शेयर की गई है। रवि, आईडीएफ कभी भी गाजा से हटकर लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। सोर्स जो है वो कन न्यूज जो है इजराइल की, उसके हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। इजराइल के अल जलील पर बरसाए रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान नष्ट हुए इस हमले में। और देखिए हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। अभी हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक को निशाना बनाया। तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक में मरकावा टैंक तबाह हो गया।
तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के हालात हैं, और ये हालात कैसे हैं, कैसे पिछले 24 घंटे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिग वॉल के माध्यम से जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अब तक किस तरीके से वार पलटवार हुआ। आईडीएफ की बात करें तो लेबनान के माजदेल सेल्व्स इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो इजराइल के बरकत रिशा में बुरकान मिसाइल से हमला किया गया है। देखिए आईडीएफ का वार मजदल सलेम में 3 मंजिला इमारत पर हमला किया गया। दावा इस बात का कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। हिजबुल्लाह का पलटवार कैसे, यारिन में इजरायली डिफेंस फोर्स के मरकावा टैंक पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और वहीं पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई आईडीएफ की तरफ से। वहीं इजरायली जेट पर स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। तो देखिए लगातार जो बॉर्डर है, जो एरिया है हिजबुल्लाह और लेबनान और इजराइल का, वहां पर किस तरह से तनाव है इस वक्त। सचदेव सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा यही है कि ये बात तो क्लियर है, स्पष्ट है कि जो प्रॉक्सीज हैं या फिर जो हिजबुल्लाह है उससे जंग चल रही है, ये क्लियर है। दोनों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे हूती की तरफ से आए, हिजबुल्लाह की तरफ से आए, वो भी ये बता रहे हैं कि मरने मारने वाली बात है। अब मैं आपसे ये जानना समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि इजराइल को क्या और कौन रोक रहा है। हु इज स्टॉपिंग इजराइल, व्हाट इज स्टॉपिंग इजराइल, कि वो बड़ी कार्रवाई करे और अपने लिए जो ये मुसीबत है इसको खत्म करे। इसमें परिस्थिति काफ़ी जटिल है और तीनों जो समीकरण हैं वो अलग अलग हैं। हूती के साथ जो दूरी है वो एक बाधा है। बीच में सऊदी अरब जैसा लंबा इलाका आता है या रेड सी आता है जहाँ पर की शिपिंग है। तो 900 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला हूती एरिया में इजराइल के बॉर्डर से है। तो उसको पार करना, उसको लांघ करके ऐसा हमला करना जिससे कि डिटरेंस बने, वो काफ़ी मुश्किल है। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसा इजराइल हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, उसके कमांडर्स के ऊपर अटैक कर रहा है और पिन पॉइंटेड असैसिनेशन प्लॉट से उनको ठिकाने पहुंचा रहा है, वैसा ही कुछ ये हूतियों के साथ भी करेगा। दूसरी ओर जो रुकावट हिजबुल्लाह के साथ है वो ये है कि हिजबुल्लाह काफ़ी ताकतवर है हमास के मुकाबले में। हमास के साथ 9 महीने की जंग हो चुकी है और फिर भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया इजराइल। तो इजराइल ऐसे जंग को शुरू नहीं करना चाहेगा जो कि अनंत हो। यानी सचदेवा सर, आपका जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है हिजबुल्लाह की तरह हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी टारगेटेड और जो प्रिसाइज अटैक हैं वो संभव है। इस बीच सर एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ईरान से जुड़ी हुई आ रही है जिसने इजराइल और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा, 1 हफ्ते में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ईरान। ब्लिंकन ने कहा ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेगा अमेरिका। तो ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया और परमाणु निगरानी संस्थान से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की परमाणु तैयारी निशाने पर आखिर कौन? तो ईरान ने अपना परमाणु भंडार तेजी से बढ़ाया है। आईएईए का दावा, ईरान के पास 142 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम है और 2015 के समझौते की सीमा से 30 गुना अधिक यूरेनियम है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का यह अनुमान है ईरान को एक परमाणु बम बनाने में 1 हफ्ता लगेगा। ये अल जजीरा के सोर्सेज बता रहे हैं ईरान को लेकर। तो देखिए जो कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो ईरान है वो एटमी ताकत बन जाएगा, तो इजराइल वर्सेस ईरान ग्लोबल एटमी खौफ कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए खतरे की यहां पर घंटी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो इजराइल 90 परमाणु हथियार इस वक्त हैं और अगर ईरान की बात करें परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। एंटनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं 1 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। हर महीने 9 केजी यूरेनियम प्रोडक्शन हो रहा है, हथियार ग्रेड तक पहुंचा है ईरान का ये यूरेनियम संवर्धन। ये जो कहा गया इसके बाद पूरे दुनिया भर में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा हाई है। और एक और बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के जवाब में रूस भी तैनात करेगा नई परमाणु मिसाइल।
जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल तैनाती की खबर के बाद ये रिएक्शन है। दरअसल अमेरिका से खबर आई कि वो जर्मनी में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को तैनात करेगा, जबकि यूरोप के मित्र देशों की रक्षा इसके जरिए की जा सके। इसके जवाब में अब रूस के विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रूस भी अपनी नई परमाणु मिसाइल को तैनात कर देगा। रूस ये नई परमाणु मिसाइल कैलिनिनग्राद में तैनात कर सकता है। यूरोप और अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस का ऑपरेशन कैलिनिनग्राद तैयार है। और कैलिनिनग्राद रूस का एक टापू है जो बाल्टिक देशों के बीच में मौजूद है। आखिर कैसे कैलिनिनग्राद से पुतिन नाटो को जवाब देने की तैयारी में है, यह भी जानना जरूरी है। भूगोल के माध्यम से कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। मानचित्र आपके सामने है कि ये कैलिनिनग्राद की पोजीशन है कहां, बाल्टिक देशों के ठीक बीचों बीच है। और देखिए बड़ी बातें क्या है, तो कैलिनिनग्राद से यूरोप के किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है रूस के द्वारा। परमाणु मिसाइल की तैनाती से यूरोप पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए कैलिनिनग्राद से रूस नाटो को जवाब दे सकता है अगर जर्मनी में अमेरिका की तैनाती होती है। नाटो सहयोगी बाल्टिक देशों पर हर वक्त रूसी जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आएगा। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या लग रहा है आपको, अगर जर्मनी में अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया परमाणु तैनाती को लेकर, तो कैलिनिनग्राद में जवाबी कदम रूस उठा सकता है? क्या ये डेटरेंस को लेकर होगा या फिर ये कोई रणनीति के तहत हो रहा है, आगे कुछ बड़ा हो सकता है, इस बात का आपको अंदेशा है? देखो करुणा, अगर अमेरिका जर्मनी में अपनी मिसाइल तैनात करता है तो ये एक बहुत प्रोवोकेटिव, यानी कि इसमें एस्केलेशन हो सकती है और रशिया बिल्कुल इसका जवाब देगा। और आपने कैलिनिनग्राद का जिक्र किया है, अगर वहां मिसाइल तैनात होती हैं तो ये नाटो देशों को डायरेक्ट खतरा पहुंच सकता है। तो इसमें दो पहलू हैं। देखिए, पहले तो परमाणु हथियार है वो डेटरेंस के तौर पर डिप्लॉय किए जाते हैं, तो यानी कि ये डेटरेंस है। दूसरा है, एक मैसेज जाता है कि रशिया कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं बर्दाश्त करेगा जहां उसकी मेनलैंड यानी कि रशिया के ऊपर दबाव पड़े कि रशिया के नुकसान हो सके या रशिया को ऐसा जोखिम पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर अमेरिका की मिसाइल जर्मनी में आती हैं तो इसका रशिया बहुत कड़ा रुख अपनाएगा। और वहां ही नहीं, वो हो सकता है कि बेलारूस के अंदर भी अपनी मिसाइल तैनात कर सकता है, क्योंकि वो भी एक उसका अपना एक एलाई है, उसका एक पार्टनर है। तो मैं ये ठीक है, यानी नाटो को अमेरिका को जवाब देने के लिए कैलिनिनग्राद में जो रूस की तरफ से परमाणु तैनाती का जो फैसला है, अगर ऐसा होता है जर्मनी तैनाती, तो इसको एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के ठिकानों पर बरसाए हैं बम। हमले में रूसी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह। यानी आप देखिए 2 साल से ज्यादा का वक्त, 2.5 साल हो रहा है, लेकिन हालात क्या, दोनों तरफ से जमकर बमबारी